इस वीडियो में हम लक्ष्मीकांत बुक के चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो किस चीज़ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यहाँ बात की जा रही है? ये बात की जा रही है हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया के। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी ये बहुत पहले से शुरू हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना और उसके बाद सारी जो ताकत थी वो ब्रिटिश ताज का अपने में ले लेना, और उनके द्वारा जितने भी अधिनियम बनाए गए थे, जैसे 1909 का 1861 में एक और अधिनियम आया था, 1894 के अराउंड में भी। तो यही सब, इनमें से भी कुछ कुछ चीज़ें हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया में काफ़ी हेल्पफुल रही हैं। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहेगा ये चैप्टर। पहले चैप्टर में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बारे में देखेंगे कि कैसे उसका आगमन हुआ था और कब तक उसकी शक्ति कायम रही थी और कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना पूरा अधिकार कर लिया था। तो ये इस चैप्टर में बात होगी। तो हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई थी। 1765 में क्षेत्रीय शक्ति बनने की इसकी प्रक्रिया शुरू हुई। क्या मतलब है? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी? इंग्लैंड की एक कंपनी थी ये। तो इसका जो मेन मकसद था भारत में आने का वो था व्यापार करना, ट्रेड करना। तो ये केवल और केवल व्यापार करने के उद्देश्य से ही इंडिया में आए थे। पर 1765 के आते आते इसने दीवानी अधिकार भी अपने हाथ में कर लिए। दीवानी अधिकार यानी राजस्व और न्याय के अधिकार भी इसने ले लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी, ये भारत में जो सबसे पहले जहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट जहाँ इनका हुआ था वो हुआ था वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले ये आए थे। तो इसके समीप बिहार और उड़ीसा, इन 2 राज्यों के इन्होंने दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे 1765 में। यानी अब ये धीरे धीरे व्यापारिक ही नहीं, क्षेत्रीय शक्ति भी अपने हाथ में लेने लग गई थी। अब भारत तब बहुत समृद्ध देश हुआ करता था। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो होता क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी इसमें लोग थे वो इंग्लैंड से आते थे और यहाँ पर पे निवेश करके, यहाँ पे अच्छा सा ट्रेड करके काफ़ी अमीर हो गई अपने देश वापस लौटते थे। तब वहाँ की सरकार को लगा कि ये तो इंडिया जा रहे हैं और खूब खूब रुपए वगैरह धन दौलत लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इनकी शक्तियों को वो कम करते गए, उनमें नियम बनाते गए, अधिनियम बनाए, चार्टर देने लग गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। धीरे धीरे इनकी शक्तियों को कम करते गए और ब्रिटिश ताज अपने में शक्ति लेता गया। तो 1858 के आते आते सारी जितनी भी पावर थी वो सब ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गई थी। और ये चलते रहा था हमारे स्वतंत्रता तक, यानी 15 अगस्त 1947 तक। तो सबसे पहला जो रूल या फिर रेगुलेशन जो था वो था, जो ब्रिटिश ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या था? ताज का शक्ति लेने की प्रक्रिया में उठाया गया पहला कदम था। पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी इसके एक्ट के थ्रू दी गई थी। भारत में केंद्रीय प्रशासन बनने की नींव भी सबसे पहले इस एक्ट के थ्रू ही बनी थी। आगे देखते हैं कि इस एक्ट की क्या क्या विशेषता रही हैं। तो सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, और जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और देखते हैं हम 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट था, इसमें 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया पश्चिम बंगाल में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा चीज़ जो था वो ये था कि बम्बई और मद्रास, इसके जो गवर्नर थे ये भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ठीक है, बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। यानी सारी जो पावर्स थी अब किसके हाथ में आ गई? बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ में। बंगाल के गवर्नर नहीं कहेंगे हम, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए थे वो। तो उनके हाथ में आ गई थी। अब ये जो एक्ट था इसके थ्रू क्या हुआ था, जैसे हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने लोग थे वो इंडिया आते थे, यहाँ से खूब अच्छा ट्रेड करके काफ़ी धन दौलत लेके वो अपने देश वापस जाते थे।
तो ताज को ऐसा लगा, यानी वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इन पे कुछ रूल लगाने चाहिए, कुछ काबू में करने के लिए एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार करने के लिए प्रतिबंध कर दिया, निजी व्यापार करने में प्रतिबंध लगा दिया। और भारतीय जो यहाँ के लोग थे वो कभी रिश्वत दे देते थे कुछ काम के लिए, या कभी कोई गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया, तो उस चीज़ में भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था इस एक्ट के थ्रू। और इस एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसका भी इस एक्ट के थ्रू निर्माण किया गया। इससे क्या हुआ, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थी, ये जो कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, इसमें जो सदस्य होते थे वो क्या करते थे कि कंपनी का जितना भी राजस्व होगा, जितना भी रुपयों का लेन देन जो भी होगा, हर एक एक चीज़, और सारे जितने भी सैन्य मामले से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, ये सब के सब ब्रिटिश सरकार को दी जाती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या हो गया, राजस्व और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना। ये यहाँ पर ख़त्म होता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1784 के एक्ट से पहले 1781 में एक एक्ट आया था जिसको बोला गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो संशोधन करके बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे। उसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसने क्या किया था, द्वैध शासन प्रणाली की इसने शुरुआत कर दी थी। द्वैध शासन प्रणाली का क्या मतलब है, जैसा अभी हमने देखा था इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया गया था, यानी एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी बनाई थी जो राजस्व और सैन्य दोनों मामलों से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, यहाँ पर पे लिख लेते हैं डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, CO, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये राजस्व और सैन्य यानी न्यायिक मामले, ये सारी चीज़ें, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू क्या हुआ, ये केवल एक के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी थी कि वो राजस्व भी संभालें और सैन्य और न्यायिक चीज़ें भी देखें, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद क्या इन्होंने किया, इन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड। ये क्या करता था, जितने भी राजनीतिक और सैन्य मामले जो थे ये सब इसके अंदर आ गए, ठीक है। और जितने भी व्यापारिक मामले थे, राजस्व से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो शक्ति थी उसमें से सैन्य मामले में जितनी भी पावर्स थी, जितने भी निर्णय लेने की जितनी भी शक्ति थी वो उन्होंने वापस ले ली, और वापस लेके किसको दे दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, राइट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर आ गए सैन्य और न्यायिक मामलों से जितनी रिलेटेड पावर्स थी, यानी उसमें निर्णय और नियंत्रण करने के सारे अधिकार आ गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे, यानी नियंत्रण बोर्ड पे। और राजस्व से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, लेखा जोखा, ट्रेड का, रुपीज़ का, तो वो सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ गए। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी दी जाती थी। तो फिर क्या हुआ, अब जैसा हम देख रहे हैं ना, धीरे धीरे सारी पावर्स क्या हो रही है, कंपनी के से हट के, प्राइवेट कंपनी से हट के ब्रिटिश की गवर्नमेंट के पास आ रही है। वो इस पे रूल लगाते जा रहे हैं, एक्ट्स बनाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे सारी पावर उनके हाथ में आती जा रही है। 1773 के बाद 1793 में एक चार्टर दूसरा आया था, 1793। उसके बाद आप प्लस 2020 करते जाइए तो फिर आएगा 1800 कितने का, 1813 में भी एक और चार्टर आया था। फिर इसमें 20 ऐड करेंगे तो 1833। चार्टर क्या होते थे, चार्टर बेसिकली एक रूल या फिर एक ऐसा कोई हम पर्चा या कोई पत्र मान लें जिसमें रूल एंड रेगुलेशन होती थी कि भाई तुम्हें इतना ये चीज़ें करनी है, ये तुम्हारे दायरे हैं, इससे बाहर तुम नहीं जा सकते तो ये सब चीज़ें होती थी। और वो चीज़ लागू होती थी 20 सालों तक। 20 साल में फिर उसको रिवाइज़ किया जाता था कि इसमें क्या क्या कमी रही है, और फिर नया चार्टर लागू होता था। तो 1793 के बाद 1813 का दूसरा चार्टर था,
उसको हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, सीधे आते हैं जो हमारा मेन, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने की उसमें आ रहे हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो चार्टर होंगे वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला चार्टर था 1833 का चार्टर। अब इस चार्टर के अंडर क्या हुआ, एक सेकेंड इसको इरेज भी कर लेते हैं। तो 13(3) के चार्टर से में क्या हुआ, जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। यानी अब वो केवल और केवल बंगाल का नहीं, वो पूरे देश को के गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। और जो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम देखें, नेक्स्ट चीज़ में हम आते हैं, तो पहले से बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और जो इसके बाद जो नए कानून बने उनको एक्ट्स कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधि समाप्त हो गई और इसका जो मेन चीज़ था वो था सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन का प्रयास किया गया। शुरुआत नहीं हुई, प्रयास किया गया था, परंतु हुआ क्या, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने इसका विरोध कर लिया और फिर ये प्रयास यहीं पर पे ख़त्म हो गया, ये आगे नहीं लागू हुआ। यानी सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की भर्ती नहीं हो सकी, ना ही इंडिया का कोई उसमें भाग ले सकता था उस परीक्षा में, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते क्या थे, ये ब्रिटिश के ही तो आदमी थे ना, ब्रिटिशर्स से ही थे, तो ये नहीं चाहते थे कि उनमें इंडियंस का भी पार्टिसिपेट हो, सिविल सेवक उनमें प्रशासन में आ जाएंगी ना, वो सिविल सेवा प्रशासन में आ जाएंगे तो उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो नहीं चाहते थे कि इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करें। तो उस वजह से ये केवल और केवल एक प्रयास बन के ही रह गया। अगला जो चार्टर आता है 1833 के बाद वो आएगा 1853, 1833 + 20। एक चार्टर याद कर लीजिए 1793 या 1773, याद है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। तो उसी के बाद 2028 कर लिया। तो लास्ट ये 1853 का लास्ट ये चार्टर एक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1857 में क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सिपाही विद्रोह होता है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें हट जाती हैं, फिर चार्टर का कोई महत्व नहीं रहा, उसको बनाने का कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि सारा शासन ताज के पास आ गया था। तो ये अंतिम अधिनियम था। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब धीरे धीरे देखो सब चीज़ क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ठीक है। दो द्वैध शासन प्रणाली आई थी 18 पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, स्प्लिट करते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, परिषद की जितनी विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया और इसमें परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 पार्षद जोड़े गए, ठीक है। और इसमें यहाँ पर पे शुरू होता है इंडियंस का भी पार्टिसिपेट होना। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। इन 6 जो पार्षद थे इनमें से 4 जो थे ये इनका चुनाव होना था बंगाल, मद्रास, मुंबई यानी बम्बई और आगरा के स्थानीय सरकारों द्वारा, ठीक है। तो 6 पार्षद में से 4 का सिलेक्शन यहाँ से होना था, 2 थे ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक। अगली जो चीज़ आती है, सिविल सेवा की परीक्षा भारतीयों के लिए खोल दी गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैकाले समिति, किससे रिलेटेड थी, सिविल सेवा की परीक्षा में भारतीयों के चयन से रिलेटेड 1854 में। तो ये यहाँ पर पे ख़त्म होते हैं सारे चार्टर और यहाँ पर पे ख़त्म हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा रूल या उनका जितने भी अधिकार थे, जितनी पावर्स थी। अब सारी जो शक्ति आ जाएगी वो आ जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिश ताज के पास। और शुरू होगा समय 1858 सिपाही विद्रोह से 1947 हमारी आज़ादी तक का, ठीक है। तो वो था ब्रिटिश रूल, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।